हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके ना तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो एपिसोड के शुरुआत में सीनियर ये को गार्डियन ड्रैगन के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जो तो उसे हेवनली बीस्ट से कहता है कि मैं स्वॉर्ड मियो माउंटेन का सीनियर होने के बावजूद भी जिंदगी में पहली बार इतने पावरफुल किसी हेवनली ड्रैगन को देख रहा हूँ और तुम इतने ही पावरफुल हो कि मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी हमले से भी तुम्हारे ऊपर कोई खरोच भी आ सकता है, पर फिर भी मैं एक बार ही हो कोशिश करके देखना चाहता हूँ। और ये कहता हुआ है तो स्नेयर ये उसे हेवनली ड्रैगन को अपने स्वॉर्ड की वजह से बने हुए जाल के अंदर फंसा लेता है, जिससे तो हेवनली ड्रैगन ड्रैगन ब्रीथ का इस्तेमाल करते हुए आसानी से छूट जाता है। और स्नेयर ये तो इसी मौके के तलाश में था, जो मौका मिलते ही तो झटपट करके उसे ड्रैगन के सिर में स्नेयर ये अपने तलवार से हमला कर देता है। और ये हमला लगते ही तो इतने पावरफुल हेवनली ड्रैगन का तो खेला तब का तब ही खत्म हो जाता है, जो देखने के बाद तो आसपास के बंदे सच्चे में चौंक गए थे। दूसरी ओर तो अंकल गुआंग कहता है कि ब्रदर ये तुम्हारी शॉर्ट ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा है। एक छोटे से तलवार की मदद से इतने पावरफुल एक हेवनली ड्रैगन को हराना सच्ची में ये तारीफ के काबिल है। लेकिन मैं आप जैसा नहीं हूँ, इसलिए तो देखो ना तब से ये ड्रैगन मुझे तंग कर रहा है। और जो ड्रैगन भी तो एक गार्डियन बीस्ट था अपर रिलम का, जिसके साथ तो अंकल पता नहीं कब से यहाँ पे आमना सामने लड़े जा रहे थे। और आखिरकार तो अंकल उस ड्रैगन को दूर पछड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और ये सीन अपने आंखों के सामने होता हुआ देखने के बाद तो अंकल ये मनी मनी ये सोच रहे थे, ये गार्डियन ड्रैगन भी पिछले वाले गार्डियन ड्रैगन यानी कि ब्लैक ड्रैगन के जैसा ही पावरफुल है। इतने पावरफुल ड्रैगन को तो देखो ये गुआंग अपने हाथों से पछाड़ रहा है। आखिर ये गुआंग इंसान है या फिर कोई मॉन्स्टर? और यही पे ना अंकल गुआंग का इस पावर को देखने के बाद तो खुद एम्परियन भी पूछ उठता है कि आखिरकार तुम हो कौन? मुझे तो नहीं लगता है कि तुम मेरे टियन वन कॉन्टिनेंट से हो। जो सुनते तो अंकल गुआंग चौंक जाते हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले ही तो एम्परियन के साथ अंकल गुआंग का मुलाकात हुआ था। लेकिन इम्प्रेस साहब को तो देखो अंकल गुआंग को तो ये भूल चुका है, जो तो अभी कह रहा था कि तुम जैसे इतने पावरफुल इंसान इन भूले भट के कमजोरों का साथ क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें इसमें थोड़ा सा भी शर्म नहीं लग रहा है? अंकल गुआंग तो सीधा कह देता है कि वो तो सैंग कॉन्टिनेंट है, जिसे कि एम्परियन के सामने गॉड हाउ चाउ ने तबाह किया था, और जिसके साथ लड़ने के लिए उसे तो अभी जाओ क्लैन का साथ देना ही पड़ेगा। और इसी के साथ तो अंकल गुआंग ये भी कहता है कि जो इंसान दुश्मन के सामने जाकर झुक जाता है उससे एम्पायर बनने का कोई हक नहीं। और जो सब कुछ सुनने के बाद तो एम्परियन गुस्से के साथ कह उठता है कि वो गॉड बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। और अभी तो उसके गॉड बनने के रास्ते में अंकल गुआंग खड़ा हुआ है, इसीलिए वो तो अभी गुआंग के साथ साथ सबको मारने वाला है। और ये कहते ही तो एम्परियन अपने चारों के चारों सीक्रेट ड्रैगन से अंकल गुआंग के ऊपर हमला कर देता है। अंकल गुआंग तो मानो यहाँ पे साइटामा ही बन चुका था, जो तो एक एक पंच में चारों के चारों का खेला खत्म कर देता है। और इन चारों का खेला खत्म करने के बाद ही तो अंकल गुआंग झटपट करके एम्परियन के ऊपर हिडन ओपन से हमला करता हुआ कहता है कि आज अगर यहाँ पे किसी को मरना है तो वो मैं नहीं, वो तुम हो, क्योंकि तुम गॉड तो छोड़ो, तुम इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं हो। और जो सब कुछ देखता हुआ दूर से अभी टियांगवान यानी कि पापा जी कह उठते हैं कि बोलना पड़ेगा, ये सैंग कोई कॉन्टिनेंट का एम्परर तो पावरफुल है, और तुम्हारा इसे यहाँ पे लाने से हम लोगों का काम तो बहुत ही आसान हो चुका है। जिस पे तो जाओ कहता है कि हाँ ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि इस फाइट के अंदर क्या सच्चे मुच्चे स्पैरो गॉड आएगा या फिर नहीं। तभी ना अचानक से तो सिंगजुआ के साथ कुछ होने लगता है, जो तो यहाँ पे चक्कर खा कर नीचे गिर रही थी। तभी तो यहाँ पे जाओ आकर उसे पकड़ता हुआ कह रहा है कि मिस सिंगजुआ क्या हुआ, आपका तबीयत ठीक तो है? जिस पे तो सिंगजुआ कह उठती कि यंग मास्टर हम लोग का वक्त अभी खत्म हो रहा है। और सिंगजुआ के ये कहने के साथ साथ ही पूरे टियन वन कॉन्टिनेंट के साथ कुछ अजीब सा होते हुए दिखाया जाता है, और जो देख के तो ऐसा लग रहा था मानो पूरे टियन वन कॉन्टिनेंट में सर्दी आ चुका है। तभी ना सिंगजुआ तो दोबारा से आसमान की तरफ दिखाते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर थोड़ा सा ऊपर देखिए। जहाँ पे तो ऊपर देखने के बाद पता चलता है कि जो कोहरा था यानी कि सी ऑफ क्लाउड था वो तो अभी टूट चुका है, और टूटने के बाद तो बर्फ के जैसा नीचे गिर रहा है। और ये देखता हुआ तो जाओ कह उठता है कि ये तो ड्रैगन क्लाउड किंगडम का चिली फॉरेस्ट है, जो तो हर तरीके के लाइफ फोर्स को ड्रेन कर देता है, जिसके अंदर तो कल्टिवेटर का भी जीना नामुमकिन है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ एम्परर ने जानबूझ कर किया है। मुझे तो लगता है कि सब कुछ के पीछे स्पेरल गॉड का हाथ है, जिस पे सिंगजुआ कहते हैं कि हाँ ये स्पेरल गॉड का ही काम है, और जो जल्दी यहाँ पे आने भी वाला है। और यहीं पे तो बाकी सब शॉर्ट कल्टिवेटर को दिखाया जाता है, जिन सब के ऊपर तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसी चिली फॉरेस्ट का असर हो रहा था। और जो देखते तो पप्पा जी भी समझ जाते हैं कि ये सब कोई तो चिली फॉरेस्ट का असर है, और इसीलिए वो झटपट करके अपने पास से और एक तालिस्मान निकलता हुआ सबको कहता है ये चिली फॉरेस्ट का असर है, जिससे लड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए सब वापस चले जाओ और जाते वक्त सब यहाँ पे ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लेना। और जो सुनते ही तो जाओ क्लैन के जितने सारे आर्मर पहने ड्रैगन थे सब इसी चिली फॉरेस्ट के ऊपर अपने अपने ड्रैगन ब्रेथ से हमला कर देता है। और इसी मौके का इस्तेमाल करता हुआ तो पप्पा जी दो बार से चिल्लाते हुए सबसे कहता है कि चलो सब वापस चले चलो। दूसरे और एम्परियन को दिखाया जाता है, जिसके मुंह से तो अभी खून टपक रहा था, जिसके ऊपर गुस्सा दिखाता हुआ अभी अंकल गुआंग कह रहा है इस खूंखार तबाही को यहाँ पे बुलाने वाला तुम हो, इसलिए इसे तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। पर एम्परियन को तो कुछ आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये सब कुछ होने के पीछे किसका हाथ है। तभी तो यहाँ पे बड़े से ड्रैगन का एंट्री होते हुए दिखाया जाता है, जिसका मालिक तो अभी चिल्लाता हुआ कह रहा है लोअर रिलम वालों, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हें जीने का कोई
हक भी है। तो हम अपर एलम वाले पाल दें ताकि वक्त आते तुम्हारा पावर हम लोग एब्जॉर्ब कर पाए। और जो आवाज सुनते थे एम्प्रेस साहब समझ जाता है कि ये तो और कोई नहीं स्पैरो गॉड था जो तो यहाँ पे खुद आ चुका था। और जो तो यहाँ पे आते ही कहते थे कि तुम लोअर एलम वाले बस हम लोगों के लिए खाने के जैसे हो। तो अगर तुम लोगों का फ्लैश एंड ब्लड यहाँ पे रिफाइन होकर डिवाल बन जाता है तो इसमें इतना सोचने का क्या बात है। जिसपे तो वही अपर एलम वाला बंदा क्या उठते हैं कि हमारा विश्वास तो हमेशा ही आपके साथ ही था, इसलिए यहाँ पे आप जो करना चाहिए करिए लेकिन हम सबको बचा लीजिए। उसी का साथ देता हुआ तो एम्पेरियन भी कहता है कि ये जो रॉयल फोर्स है ये सच्ची का एकदम नाकार है, इसलिए अगर ये सब मरने के बाद आपके किसी काम में आता है तो वो अच्छा है। एम्पेरियन के ये कहने के बाद ही जितने सारे मरे हुए सैनिक थे सबके फ्लेश एंड ब्लड को रिफाइन करके आहिस्ता आहिस्ता करके वो स्पैरो गॉड अपने अंदर सोखने लगता है। अपने सामने वाला ये नजारा देखने के बाद तो जाओ क्लैन के बाप बेटे अपने मन में ये सोच रहे थे कि ये स्पैरो गॉड तो हमें से हेवन और अर्थ के पावर को एब्जॉर्ब करने में माहिर था और अभी तो इन दोनों के साथ वो चिली फोर्स के पावर को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा और अगर स्पैरो गॉड सच्ची का इस कॉन्टिनेंट के हर एक सैनिक को रिफाइन कर लेता है तो उसका हाथ तो यहाँ पे वापस आ जाएगा। तभी ना जाओ तो यहाँ पे अपने पप्पा को देखते हैं जिसका फेस तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके टूट रहा था। और ये देखते तो जाओ पप्पा जी से कहता है कि पप्पा जी स्पैरो गॉड का ये काम खत्म हो जाए उससे पहले चलिए ना जितने सब पावरफुल बंदे हैं सबको एकजुट करके हम लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर पप्पा जी तो कह रहा है कि ये सब कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं लड़ूंगा स्पैरो गॉड के साथ, तुम सब यहाँ से चले जाओ। वैसे भी जाओ क्लैन के देख रेख करने के लिए किसी को चाहिए ना। और ये सुनते तो जाओ सोच उठते हैं क्या पप्पा यहाँ पे मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्या, इसलिए पप्पा हमेशा मुझे जाओ क्लैन से दूर रखते थे। तभी तो 2 बार से पप्पा जी कह उठते हैं कि जाओ मेरे बच्चे तुम यहाँ से चले जाओ और तुम अगर यहाँ पे रहोगे तो तुम मेरे साथ ही यहाँ पे डूब जाओगे, पर मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा लीडर बनो जो सबको सही राह पे ले जाएगा। लेकिन जाओ तो कहता है कि पप्पा जी मुझे आपके साथ ही रहने दीजिए, जिसपे तो पप्पा जी कहता है कि तुम अगर यहाँ पे रहना चाहते हो तो रह सकते हो लेकिन तुम्हें यह सब कुछ दूर से देखना पड़ेगा। और जब तक ना स्पैरो गॉड अपने पास के ट्राम कार्ड को इस्तेमाल करके कमजोर हो जाते हैं तब तक तुम इस फाइट के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। और फिर तो जाता हुआ पप्पा जी कहता है कि बच्चे तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस फाइट के अंदर हिस्सा नहीं लोगे, वरना मुझे ना यहाँ पे तो कुछ ना कुछ करके तुम्हें घर वापस भेजना पड़ेगा। तो जाओ सीरियस होता हुआ कहता है कि अगर स्पैरो गॉड का पावर सोच से ज्यादा होता है तो मैं आपसे वादा करता हूँ सबको यहाँ से बाहर ले जाके जिंटी एंड कॉन्टेंट को बचाने का कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ ही लूंगा। और इसी के साथ जाओ का बात सुनते तो पप्पा जी चिल्लाता हुआ सबसे कहता है कि जाओ क्लैन के हर एक भाई बहनों चलो मेरे साथ चल के स्पैरो गॉड को हम लोग मार डालते हैं। और ये कहते ही तो पप्पा जी सच्ची मुच्ची उसी स्पैरो गॉड के साथ लड़ने के लिए चला भी जाता है। और जिसके सामने जाते ही तो पप्पा जी कह उठते हैं कि मैं कोई कल्टिवेटर नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं अपने तरीके से तुमसे लड़ जरूर सकता हूँ। जिसपे तो पप्पा जी का मजाक उड़ाता हुआ स्पैरो गॉड कहता है क्या सच्ची में तुम कुछ सेमी डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करता हुआ मुझसे लड़ना चाहते हो? अरे देखो तो ब्लैक स्मिथ मास्टर पूरे जिंटियन कॉन्टिनेंट में मैं जो सब कुछ ढूंढ रहा था वो सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है और अभी तो मुझसे लड़ने के लिए इन स्पीड आर्टिफैक्ट को तुम यहाँ पे लाए भी हो। और वो जेड ब्लड स्वॉर्ड कहाँ है उससे तुमने कहाँ छुपा है उसके बारे में तो तुम्हें जरूर पता होगा। और ये सब कुछ दूर से देखता हुआ तो मनी मन सोच रहा था कि ये सब आर्टिफैक्ट जिसके अंदर स्पीड है ये सब तो उसके पप्पा जी का जिंदगी भर का बनाया हुआ मेहनत। और अभी जाओ के पप्पा जी के पास जो 5 आर्टिफैक्ट है वो सब के सभी होली लेवल के ऊपर है, यानी कि ये फाइट तो होना हो घमासान तो होगा। तब भी तो पप्पा जी को दिखाया जाता है जो तो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वैसे भी उस जेड ब्लड शॉट को लेने के लिए तुम तो जिंदा ही नहीं बचोगे। और जो सुनते तो स्पैरो गॉड क्या उठता है कि मैंने सोचा था कि इस कॉन्टिनेंट को बच दूंगा पर अब भी तो लग रहा है कि तुम्हारे वजह से इस कॉन्टिनेंट को मुझे तबाह करना ही पड़ेगा। जिसपे तो पप्पा जी अपना जो डिवाइन वेपन था उसी का इस्तेमाल करता हुआ कहता है कि मैं डरबग नहीं हूँ, डरबग तो तुम हो। तुम स्पैरो गॉड तुम्हारा फॉलोअर यहाँ पे हजारों नहीं मिलियन में है लेकिन फिर भी तुम तो देखो दुबई में जाने का कोई हिम्मत नहीं आगे यहाँ पे मुंह उठा के अपने से कमजोरों को बुली करने के लिए। अगर हिम्मत है ना बच्चे जीटीएन कॉन्टिनेंट को छोड़ के दुबई में जाके देखा। और ये कहता हुआ तो पप्पा जी स्पैरो गॉड के ऊपर हमला कर देते हैं। और हाँ तक था इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप सबको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक कमेंट और हाँ झटपट करके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही होना रहा।